प्लेटो, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी की बुनियाद है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। और वो सवाल था कि हम एक ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जो अपने सबसे अच्छे, सबसे बुद्धिमान लोगों को ही ना मार डाले। हाँ, और ये उनके लिए कोई किताबी सवाल नहीं था। ये एक निजी, एक बहुत गहरा जख्म था। जिसने उनकी पूरी सोच को, उनके पूरे दर्शन को जन्म दिया। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो प्लेटो के जीवन और उनके मुख्य विचारों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन है जिसका शीर्षक है प्लेटो, एक आदर्श दुनिया की खोज। तो आज हमारा मकसद प्लेटो के सफर को समझना है। हाँ, एक अमीर घर के लड़के से लेकर वो दार्शनिक बनने तक का सफर, जिसने हजारों साल बाद भी हमारी सोच पर अपनी छाप छोड़ी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असलियत क्या है, इंसाफ का असली मतलब क्या है, और एक परफेक्ट समाज कैसा दिखना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एथेंस से, लगभग 427 ईसा पूर्व, मतलब बीसी। प्लेटो का जन्म एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, कुलीन परिवार में हुआ था। हाँ, और उनका असली नाम एरिस्टोक्लीस था। और ये मजेदार बात है, प्लेटो तो उनका निकनेम था। हाँ, जिसका मतलब था चौड़े कंधे वाला। शायद काफी फिट रहे होंगे। शुरू में तो उनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स और पोएट्री में थी। वो उस महान फिलोसॉफिकल तिकड़ी का हिस्सा थे, है ना? एग्जैक्टली। सुकरात, प्लेटो और फिर अरस्तु। एग्जैक्टली। सुकरात ने प्लेटो को सिखाया और प्लेटो ने अरस्तु को। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात सुकरात से हुई। ये सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वैचारिक क्रांति थी। सुकरात का वो तरीका, हर चीज पर सवाल उठाना, हाँ, किसी भी जवाब को बस यूं ही मान नहीं लेना। उस चीज ने प्लेटो को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने पॉलिटिक्स, पोएट्री सब छोड़ दिया और फिलॉसफी को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लेकिन फिर वो हुआ जिसने प्लेटो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 399 बीसी। हाँ, एथेंस की डेमोक्रेसी ने, जिसे हम आज लोकतंत्र का मक्का मानते हैं, उसी डेमोक्रेसी ने उनके गुरु सुकरात को मौत की सजा सुना दी। ये प्लेटो के लिए सिर्फ एक गुरु की मौत नहीं थी। नहीं, ये एक आदर्श की हत्या थी। और ये जो नाइंसाफी थी वो उनके दिमाग में घर कर गई। हाँ, हमारे स्रोत में एक लाइन है जो इस दर्द को बहुत अच्छे से बताती है। अगर सुकरात जैसे इंसान को मारा जा सकता है तो समाज में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है और उसे बदलना ही होगा। बिल्कुल। इसी घटना ने लोकतंत्र में उनके विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसी सदमे में और शायद गुस्से में भी उन्होंने एथेंस छोड़ दिया। और लगभग 10 साल तक वो ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। ये कोई वैकेशन ट्रिप नहीं थी। नहीं, ये खोज थी। वो मिस्र गए, जहां उन्होंने पुरानी सभ्यता के ज्ञान और ज्यामिति को समझा। फिर इटली और सिसिली भी गए। हाँ, वहां वो पाइथागोरस के फॉलोअर्स से मिले और वहां उन्होंने गणित और दर्शन का ज्ञान हासिल किया। और इन यात्राओं ने, खासकर गणित ने, उनकी सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। सही बात है। गणित के जो पक्के नियम होते हैं जो कभी नहीं बदलते, जैसे 2+2 हमेशा 4 ही होगा। एग्जैक्टली। तो इस चीज ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस बदलती हुई दुनिया के पीछे कुछ स्थायी, कुछ परफेक्ट सच जरूर मौजूद है। और यही आइडिया बाद में उनके सबसे बड़े सिद्धांत की नींव बना। तो जब वो अपनी लंबी यात्रा के बाद लगभग 387 बीसी में एथेंस वापस आए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका असर आज तक दुनिया पर है। उन्होंने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी शुरू की, अकेडमी। और ये कोई आज का स्कूल या कॉलेज नहीं था। नहीं, ये भविष्य के लीडर्स और थिंकर्स को तैयार करने का एक सेंटर था। प्लेटो का मानना था कि समाज को ठीक करने के लिए हमें बेहतर नेताओं की जरूरत है। और बेहतर नेता सिर्फ भाषण देने से नहीं बनते। नहीं, वो तर्क, गणित और दर्शन की गहरी समझ से बनते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये अकेडमी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं थी। ये लगभग 900 सालों तक चली। 900 साल। आज की जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट है उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से प्लेटो ने ही तैयार किया था। लेकिन इस अकेडमी में जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार पढ़ाया जाता था वो था प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, 2 दुनियाओं का सिद्धांत। हाँ, चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। प्लीज। प्लेटो के मुताबिक हम असल में 2 दुनियाओं में जीते हैं। पहली दुनिया है फिजिकल वर्ल्ड, यानी वो दुनिया जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं। बिल्कुल। ये दुनिया बदलती रहती है, इसमें हर चीज अधूरी है, हर चीज एक कॉपी है, एक परछाई है। और प्लेटो के लिए ये दुनिया असली नहीं है। नहीं है। एक मिनट, तो क्या प्लेटो ये कह रहे हैं कि ये माइक, ये कमरा, हमारी बातें, ये सब सिर्फ एक परछाइयां हैं? एक तरह से हाँ। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है। तो फिर असली दुनिया कौन सी है?
असली दुनिया है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, यानी आदर्श जगत। विचारों की दुनिया। हाँ, यहाँ हर चीज का एक परफेक्ट, कभी ना बदलने वाला शाश्वत ब्लूप्रिंट मौजूद है। ये फॉर्म्स या आइडियाज ही असली सच्चाई है। अच्छा, इसे हमारे स्रोत में दिए गए कुर्सी के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, वो अच्छा उदाहरण हाँ। है। जो कुर्सी हम देखते हैं वो लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, वो टूट सकती है। पुरानी हो सकती है। हाँ, तो ये फिजिकल वर्ल्ड की एक अधूरी कॉपी है। बिल्कुल। लेकिन कुर्सीपन का जो आइडिया है, एक परफेक्ट कुर्सी का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं बदलता। तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का हिस्सा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इस सिद्धांत का जो असली मतलब है वो उनकी गुफा की कहानी से समझ आता है। एलेगोरी ऑफ द केव। हाँ, सोचिए कि कुछ लोग जन्म से एक अंधेरी गुफा में कैद हैं। ठीक है। उनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हैं और वो सिर्फ अपने सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है। और जब आग और कैदियों के बीच से कोई चीज गुजरती है तो उसकी परछाई दीवार पर बनती है। एग्जैक्टली। और उन कैदियों के लिए वही परछाइयां ही पूरी दुनिया है, पूरी सच्चाई है। क्योंकि उन्होंने उसके सिवा कुछ देखा ही नहीं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर उनमें से एक कैदी को आजाद कर दिया जाए और उसे जबरदस्ती गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में लाया जाए, तो पहले तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसे असली चीजें दिखेंगी। असली पेड़, असली जानवर, असली इंसान। तब उसे एहसास होगा कि जिसे वो अब तक सच्चाई समझ रहा था वो तो महज परछाइयां थी। और प्लेटो के लिए शिक्षा का असली मकसद यही है। ये आत्मा को अज्ञान की उस गुफा से निकालकर ज्ञान के सूरज की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है। वाह, मतलब हम सब एक तरह की गुफा में ही जी रहे हैं और हमें पता भी नहीं। एक तरह से। ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। लेकिन अगर यही फॉर्मूला एक अकेले इंसान पर लागू किया जाए तो उसकी आत्मा कैसे दिखेगी? बहुत अच्छा सवाल है। प्लेटो ने यही किया। उन्होंने आत्मा की बनावट को समझाने के लिए एक रथ की मिसाल दी। एक रथ? हाँ, एक रथ जिसमें एक सारथी है, मतलब ड्राइवर, और उसे दो घोड़े खींच रहे हैं। ओके, तो ये सारथी और दो घोड़े क्या हैं? सारथी है बुद्धि, यानी रीजन। यह हमारी आत्मा का तर्क वाला हिस्सा है जो सही और गलत का फैसला करता है और रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। एक घोड़ा है साहस, यानी स्पिरिट। यह हमारी हिम्मत है, हमारा जज्बा, हमारी महत्वाकांक्षा। और दूसरा घोड़ा? दूसरा घोड़ा है वासना, यानी एपेटाइट। यह हमारी बुनियादी इच्छाएं हैं, भूख, प्यास, पैसा। और ये घोड़ा जंगली और बेकाबू हो सकता है। हाँ। तो फिर प्लेटो के हिसाब से इंसाफ या न्याय क्या है? क्या वो भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह दबाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, दबाने की नहीं, संतुलन की बात करते हैं। न्याय तब होता है जब सारथी यानी बुद्धि दोनों घोड़ों को काबू में रखकर सही दिशा में ले जाए। मतलब जब हमारी बुद्धि हमारे जज्बे और हमारी इच्छाओं को गाइड करती है। हाँ, तब आत्मा में एक संतुलन बनता है। एक न्यायप्रिय इंसान वो है जिसके अंदर ये तीनों हिस्से मिलकर काम करते हैं और जहाँ लीडर बुद्धि होती है। ये कमाल है। और फिर यहाँ से प्लेटो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। बिल्कुल। वो इंसान की आत्मा के इसी 3 हिस्सों वाले मॉडल को पूरे समाज पर लागू कर देते हैं। हाँ, अपनी सबसे मशहूर किताब द रिपब्लिक में वो एक आदर्श राज्य का पूरा नक्शा तैयार करते हैं। और वो समाज को भी आत्मा की तरह 3 हिस्सों में बांटते हैं, पिरामिड की तरह। हाँ, सबसे नीचे है उत्पादक, किसान, कारीगर, व्यापारी। ये लोग वासना से चलते हैं और समाज की जरूरतें पूरी करते हैं। ठीक है। बीच में है योद्धा या रक्षक जो साहस से चलते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और पिरामिड में सबसे ऊपर शासन करने के लिए वो रखते हैं दार्शनिक राजाओं को, फिलोसोफर किंग्स, जो बुद्धि से चलते हैं। हाँ, और यहीं पर उनका शायद सबसे विवादास्पद आइडिया आता है कि राज सिर्फ उन्हें करना चाहिए जिन्हें राज करने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। उनका साफ कहना था, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक नहीं बनते तब तक दुनिया की समस्याओं का अंत नहीं होगा। उनका तर्क बहुत सीधा था। जो लोग पैसे, ताकत या शोहरत के पीछे भागते हैं वो हमेशा अपने फायदे के लिए काम करेंगे। लेकिन एक दार्शनिक, सिर्फ एक दार्शनिक जो ज्ञान और सच्चाई से प्यार करता है, वही निस्वार्थ होकर पूरे समाज की भलाई के बारे में सोच सकता है। ये सुकरात की मौत से मिले सबक का सीधा जवाब था। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जहां सत्ता सबसे बुद्धिमान और सबसे निस्वार्थ व्यक्ति के हाथ में हो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग प्लेटो के इस आदर्श राज को एक तरह की तानाशाही के ब्लूप्रिंट की तरह भी देखते हैं। नहीं, उनके सिस्टम में आज के लोकतंत्र जैसी भागीदारी की कोई जगह नहीं थी। वो लोकतंत्र को शक की निगाह से देखते थे। क्योंकि उसी लोकतंत्र ने सुकरात को मारा था। हाँ, उनके लिए शासन करना एक कला है, एक विज्ञान है
जो हर किसी के बस की बात नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या प्लेटो अपनी इस आइडियल लैब को असल दुनिया में बना पाए? दुर्भाग्य से नहीं। क्या उन्हें कोई दार्शनिक राजा मिला? ये उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी नाकामी थी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिसिली के एक शासक को दार्शनिक राजा बनाने की कई बार कोशिश की। और नतीजा? नतीजा बहुत बुरा निकला। वो शासक एक क्रूर तानाशाह बन गया और प्लेटो को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस नाकामी से उन्होंने क्या सीखा होगा? ये तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। उन्होंने एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि सत्ता बिना दर्शन के खतरनाक है। वो जुल्म को जन्म देती है। लेकिन दर्शन भी बिना सत्ता के बेअसर है। आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लागू करने की ताकत नहीं है तो वो सिर्फ किताबों में रह जाते हैं। आदर्श और असलियत के बीच हमेशा एक बहुत गहरी खाई होती है। इस नाकामी के बावजूद प्लेटो की विरासत तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। उन्होंने अरस्तु जैसे शिष्य को पढ़ाया, जिसने आगे चलकर साइंस और लॉजिक की पूरी दिशा ही बदल दी। उनकी एकेडमी, जैसा हमने बात की, सभी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के लिए एक मॉडल बनी। और उनके जो ग्रंथ हैं, जो बातचीत के रूप में लिखे गए हैं, वो आज भी फिलॉसफी के सबसे जरूरी टेक्स्ट माने जाते हैं। एक दार्शनिक ने कहा था कि पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी प्लेटो के लिखे पर फुटनोट्स के अलावा कुछ नहीं है। और ये काफी हद तक सच है। प्लेटो लगभग 80 साल की उम्र में एथेंस में ही गुजर गए, और जैसा कि हमारे स्रोत में कहा गया है, हो सकता है कि वो जमीन पर अपना आदर्श राज्य ना बना पाए हों। लेकिन उन्होंने हमें सोचने के लिए एक पूरा ब्रह्मांड दे दिया, सच्चाई, इंसाफ और असलियत के बारे में। बिल्कुल। और अंत में स्रोत का वो शक्तिशाली वाक्य जो पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर सुकरात ने सवाल पूछना सिखाया, तो प्लेटो ने सोचना सिखाया। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही है। हमने प्लेटो के सफर को देखा, कैसे सुकरात की मौत के जख्म ने उन्हें ज्ञान की एक ऐसी खोज पर भेजा जहां उन्होंने अकेडमी बनाई, असलियत के 2 स्तरों का सिद्धांत दिया और एक आदर्श समाज का सपना देखा। भले ही वो सपना कभी पूरा ना हुआ हो। हाँ, और यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने लायक है। स्रोत प्लेटो के आदर्शों और उस कठोर असलियत के बीच की खाई को दिखाते हैं जो उन्होंने सामना किया। ये आज के लिए भी एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। आज की दुनिया में जो ताकत, पैसे और प्रभाव से चलती है, दार्शनिक राजा का आइडिया, यानी एक ऐसा लीडर जो निजी फायदे की जगह सच में ज्ञान और सबकी भलाई को सबसे ऊपर रखे, क्या ये आइडिया आज पहले से ज्यादा भोला और नामुमकिन लगता है, या फिर पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है?